सही है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक है फिर नहीं मतलब ओवर तो नहीं जाना चाहिए। बेसिकली तो लास्ट एक महीने में लास्ट के एक महीने में मतलब मेरा कोर्स काफ़ी पहले हो गया था। मतलब मैंने जैन में फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। तो लास्ट के एक महीने में तुम्हारा मतलब अगर 2-3 महीने है तुम्हारे मतलब 2-3 महीने तुम्हारे पास रिवीजन के लिए थे तो तुम पहले तो जो तुम्हें पहले शुरू में क्या करना होता है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। बट फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि हम वो पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो लास्ट में सिर्फ वही पढ़ना होता है जो तुम्हें थोड़ा कम आते हैं, और जितने टेस्ट तुम दे सकते हो उतने टेस्ट देने होते हैं। टेस्ट एनालिसिस का बता रही थी क्या टेस्ट एनालिसिस के बारे में? टेस्ट एनालिसिस बेसिकली उसमें यही है, तुम मार्क्स से ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि लास्ट में नीट में जो तुमने पढ़ा है वो आना है, तुम्हारे मार्क्स रिपीट नहीं होंगे। तो फिर उसमें ऐसा कर सकते हो तुम, जो तुमसे गलतियाँ हो रही है उस गलतियों को रिपीट मत करो। और जब तुम 5-6 फुल सिलेबस टेस्ट दे दोगे तो तुम्हें पता चल जाता है कि किस टॉपिक में गलतियाँ हो रही है, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो तो वो गलतियाँ होने बंद हो जाएंगी। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस एनसीईआरटी से करने हैं या फिर कोई और? तो फिजिक्स में तुम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी जैसे जो फॉरेन ऑथर्स की बुक है वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने पैराग्राफ उठा के दे दिए हैं। तो वो पूरी एनसीईआरटी तुम नहीं पढ़ सकते। एनसीईआरटी में तुम क्या पढ़ सकते हो, लास्ट में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखे हैं वो पढ़ सकते हो और समरी पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर एनसीईआरटी में फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, वो बेसिक सही आएगा। और मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ लो एक बार, क्योंकि वो सिंपल होगी काफ़ी पढ़ने में। सही है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक है फिर नहीं मतलब ओवर तो नहीं जाना चाहिए। जितना बेसिक मतलब रिक्वायर्ड है कि तुम सिली मिस्टेक्स ना करो उतना ही रहना चाहिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में नीट में सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो तुम जो ज़्यादा सिंपल होंगे उनको गलत करके आ जाओगे। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एनीवन एल्स? पूछो और भी क्वेश्चन पूछो आप। किसी तरह से तनिष्का को बुला पाए हम लोग, और तनिष्का जो है बहुत बिजी है, तो आज खूब क्वेश्चन पूछो। ठीक है, हाँ पूछ रही, पूछो। दीदी आपका टाइम टेबल क्या था? टाइम टेबल नहीं बनाना था, क्योंकि वो तुमसे 2 दिन फॉलो कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, फिर नहीं होता। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम सुबह जब उठो तो तुम टारगेट बना सकते हो कि आज ये सब चैप्टर्स करने हैं। ये लास्ट के रिवीजन के टाइम पे होता है, बट जब शुरू में होता है तो फिर तुम सबसे पहले वो कंप्लीट कर लो जो आज क्लास में पढ़ा है। उसके बाद टाइम बचता है तो जैसे जो पुराने टॉपिक्स मैंने अभी बोला, जिसको पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, ऐसे करते रहोगे तो पुरानी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, और जब लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट होगा तो तुम ज़्यादा परेशान होगे। सेल्फ स्टडी मतलब वही होगी ना जो तुम क्लास में आने के बाद खुद पढ़ रहे हो। मतलब कितनी करेंगे, जितना तुम कर सकते हो मैक्सिमम। मतलब जो कोचिंग कितने घंटे की होती है, 6-7 घंटे की कोचिंग होती है। उसके बाद तुम्हारे पास मतलब 5-6 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं सेल्फ स्टडी कि हम क्यों करें ये 2 साल में जो है ना, कोई भी एग्जाम का जैसे नीट हो गया या जेई हो गया, उसका प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में चल रहा था कि इतना मेहनत हम क्यों करें। ये बता दो कि इतना मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसे, वो कैसा फील करते हैं उस समय, आपको तो सब ये बात नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 साल है तो मतलब इतना भी नहीं पढ़ना होता कि तुम सब छोड़ दो। मतलब ये चीज़ भी कर सकते हैं, बट वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती। मैं थी वहाँ पे तो मैं अकेली थी, तो मेरे पास तो दूसरा कुछ करने को नहीं था। बट बेसिक अगर हम डेली करते रहेंगे तो आराम से 2 साल स्मूथली निकल जाते हैं, तो लास्ट टाइम में परेशान भी नहीं होते। और ये चीज़ है कि मतलब ऐसा इतना कॉलेज का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम डॉक्टर, तुम्हारा मतलब तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुम्हारी डिग्री नहीं, मतलब पेशेंट तुम्हारी ये नहीं पूछेगी कि कौन से कॉलेज से तुमने किया है। बट एक चीज़ होती है कि अगर तुम मतलब हम अच्छे कॉलेज में होते हैं तो फिर हमारे पास काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है। मतलब हमारी जो फन लाइफ होती है और एक जो स्टडी वाली लाइफ होती है वो दोनों आराम से चल भी सकती है। मतलब अच्छे कॉलेज में अच्छे फेस्ट भी होते हैं, और एक एकेडमिक वाली चीज़ हो तो है इम्पॉर्टेंट कि
मतलब जैसे जो बड़े कॉलेज होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में डिसेक्शन के लिए तुम्हें एक कैडेवर चाहिए, तो अगर छोटे कॉलेज होते हैं उनमें मतलब पूरा बैच है, उस पर एक कैडेवर है, तो बच्चों को डिसेक्शन सीखने को भी नहीं मिलता और उनके पास लैब्स भी अच्छी नहीं है। जैसे एम्स बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, वो अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे कैडेवर्स भी ज़्यादा हैं। मतलब हमारे जैसे एक टेबल पे 10-12 लोग होते हैं और एक कैडेवर होता है, तो सब लोगों की हफ्ते में एक बार टर्न आ जाती है आराम से डिसेक्ट करने की। और जैसे कॉलेज जितना अच्छा कॉलेज उतनी अच्छी तुम्हें, जैसे USMLE वगैरह अगर आगे करना है तो फिर उसमें तुम्हें CV के लिए रिसर्च वगैरह अपने मतलब रिसर्च पेपर तुमने कितने पब्लिश करे तो तुम्हारे CV में चाहिएंगे। तो जितना अच्छा कॉलेज उतनी अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी तुम्हें मिलेंगी। तो बेसिकली कॉलेज तुम्हें जो मिलना है वो तुम्हारी नीट की रैंक डिसाइड करेगी, और तुम्हारी नीट में कितनी रैंक आनी है वो जो तुमने 11th-12th में एफर्ट डाला है वो डिसाइड करेंगे। तो अगर हमें मतलब अच्छे कॉलेज से MBBS करनी है तो फिर, या फिर हमें अपना फ्यूचर की थोड़ी श्योरिटी बढ़ानी है तो फिर 11th-12th में तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एक और है, अभी बच्चे क्या करते हैं, जो सामान्य टीचर खड़े हैं, जो ऑफलाइन में उसको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस पर कम ट्रस्ट करके बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियो जो भी है ना उस पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये कितना सही है और कितना गलत है। सर मेरे हिसाब से ये चीज़ अगर थोड़ी बहुत करी जाए, तुम्हें 1-2 टॉपिक समझ नहीं आ रहे फिर तुम जाके कर रहे हो तो एक चीज़ ठीक है, बट एक चीज़ और मतलब है कि क्लास में टीचर तुम्हारे सामने खड़े होकर पढ़ा रहे, तुम तभी नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर तुम ऑनलाइन वीडियो देख के क्या पढ़ लोगे। तो फिर मतलब जो तुम्हारे सामने टीचर आ रहे हैं, एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि उनको तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तभी वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे तो फिर ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम क्लास में टीचर को ना पढ़ के तुम सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन जाऊँगा फिर मैं पढ़ूंगा, तो तुम्हारा ये पूरा टाइम ख़राब हो रहा है। और एक और चीज़ मतलब एक चीज़ तो है कि हम अगर घर पे बैठ के मतलब अपने iPad या फिर लैपटॉप कहीं भी जाके पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होगा। तो वो दोनों जगह मेरे हिसाब से तो टाइम वेस्ट करना है। जो टीचर हमारे सामने हमें पढ़ाने आते हैं उन पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। रिपीट कर रहा है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था, किसी टॉपिक जब पढ़ा रहे थे उसको तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है ये तो मुझे आता है, लेकिन एक्चुअल बात होता है कि उसको डेप्थ नहीं आता होता है जितना रिक्वायरमेंट है, उसी की वजह से वो रह गया है। तो उस समय जब उसको अलर्ट करते हैं कि आपने कुछ चीज़ें मिस किया है तो उस समय वो ये सोचता रहता है कि चलो मुझे आता है, वो कम ध्यान देते हैं उसको। तो ये कितना सही है उसके लिए, ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? एक चीज़ हम कर सकते हैं, जो टॉपिक्स हमें ज़्यादा अच्छे से मतलब जैसे जो रिपीट कर रहे थे तो उसको तुम्हें एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। मतलब ये चीज़ तुम कर सकते हो कि उसको तुम टाइम कम दो, और जो चीज़ तुम मतलब तुम्हें नहीं आई थी पिछले साल और वो इस साल पढ़ा रहे हो उसको ज़्यादा टाइम दो। बट अगर ऐसा है कि तुम उसी की क्लास में पढ़ रहे मतलब बैठे हो और सामने टीचर वो टॉपिक पढ़ा रहे हो, तब तो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि वो 1-2 चीज़ें जो तुम्हें अच्छे से नहीं आती या फिर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम होगी, फिर टीचर पढ़ाएगा वो चीज़ इम्प्रूव तो डेफिनेटली होगी। और तुम मतलब एक और ये चीज़ कर सकते हैं कि उसकी प्रैक्टिस को कम टाइम दे, और जो चीज़ें पिछले साल बिल्कुल भी नहीं आई थी वो इस साल पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम दें। और बहुत सारे बच्चे यही सोच के क्लास ड्रॉप करते हैं, बहुत सारे टीचर का जो चलो इतना आ रहा है ये नहीं करेंगे, ये चैप्टर अटेंड कर लें ये, तो उसके लिए वो कितना बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? ये सर मतलब बेनिफिशियल हार्मफुल तो नहीं कह सकते इस केस में, कि अगर ज़्यादा मतलब बिल्कुल अच्छे से आता है तो ड्रॉप करने का एक बार सोच सकते हैं, बट ठीक है अगर तुम सामने टीचर पढ़ाएगा तो वो अच्छे से रिवाइज करा देगा उसके कंपेयर में कि तुम वो खुद पढ़ के जितना कर पाओगे। तो मतलब एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से पढ़ लो और फिर जाके उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। सफर रहा 4 साल का। सो आकाश बायजूस को आप अपने फ्रेंड्स को या फिर यंगस्टर्स जो इंडिया में नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कितना रिकमेंड करना चाहते हैं और किस तरीके से उनको बताना चाहोगे कि आकाश बायजूस ने आपकी कितनी हेल्प करी इस चीज़ में? मतलब मुझे आकाश की एक चीज़ सबसे अच्छी लगी थी, वो थे लास्ट वाले टेस्ट जो मतलब डेली हो रहे थे। उससे मतलब मेरे जो NCERT में स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की NCERT हम यूजुअली मतलब बायो की NCERT तो हर कोई पढ़ता है, उसकी लाइन टू लाइन सब पढ़ते हैं, वो सबको याद भी हो जाती है। बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में आ भी सकते हैं बट क्लास में या फिर कहीं भी उस पर इतना स्ट्रेस नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता। तो वो मैं NCERT बार बार पढ़ रही थी, मैं फिर से भूल जा रही थी। बट लास्ट में जैसे जब मैंने वो टेस्ट दिए थे तो उसमें मतलब मेरे हिसाब से कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आकाश के टेस्ट में छूटा होगा। एंड में जो डेली वाले टेस्ट थे वो मैंने सारे दिए थे, मैं कोटा थी फिर भी मतलब मैं टेस्ट अरेंज करके मैंने वो सारे दिए थे। तो वो इनऑर्गेनिक के NCERT में जब मैंने सारे टेस्ट दे लिए थे तो कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि अगर इन डेप्थ भी कोई पॉइंट आएगा तो वो मैं कर लूँगी।
And in a scale of 1 to 5, so what will be your recommendation to the students कि आकाश को आप कितना स्केल देना चाहोगे? Thank you so much. सर Yes, please. लास्ट एक दिन महीने में लाइक स्टडी आवर्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो लाइक पढ़ते पढ़ते बिल्कुल फेड अप हो रखे हैं, तो दिन में 1-1.5 घंटे के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी के टाइम निकाल सकते हैं, फिर कहीं बिल्कुल पढ़ना ही है नहीं देखो, अगर तुम ज्यादा देर पढ़ रहे हो ऐसे तुम मतलब 14, 15, 16 घंटे ऐसे लगातार बैठ के कोई नहीं पढ़ सकता, मतलब कोई भी नहीं पढ़ सकता ऐसे। जैसे अगर हाँ फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ मतलब मैं नहीं करती थी, बट वो चीज़ है जो मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हेल्दी भी रहोगे और तुम्हें मतलब तुम रिफ्रेश भी हो जाओगे पढ़ने के लिए वापस से। Again, coming here and giving your valuable time, and thank you so much, sir, for your efforts. Thank you so much. आइए सर, प्लीज।